तो नमस्ते बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू एवं ताज़ा तरीन एपिसोड में। हम तैयार हैं अपनी देसी ठाठ वाठ के साथ, गमछे के साथ। आप भी आशा करते कि तैयार होंगे ना। तो आप भी अपनी कॉपी कलम नहीं, मतलब ध्यान के साथ, अपने दिल जो भी है आप उसके साथ तैयार रहिए। अपने कानों को खोल के रखिए और सुनते रहिए। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम कुछ कहना चाहेंगे आपको। 2 लाइन है आपके लिए कि कहना है, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी, तो आज यदि आप नहीं लड़ोगे, यदि आप अपने कष्टों से नहीं लड़ोगे तो हार ही जाओगे। तो वैसा कोई मनुष्य नहीं है जो कि बिना लड़े हुए जीत जाएगा ना। इसलिए आपको हर प्रॉब्लम से लड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर शुरू करते इसी बात से अपनी इस क्लास का। हमने पिछला वीडियो में पिछली जो कुछ लेक्चर आए उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है, उसका थ्योरी भी कर लिया है, उसका अपना क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर भी कर लिया। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा दूसरा चैप्टर है इसका क्लास 9 का, जो कि जिसका नाम है नालंदा एक विद्यापीठ। समझ, नालंदा एक पुरातन विद्यापीठ, उसी का हम लोग, जिनके लेखक हैं हमारे प्यारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी आपको पता है चुने जा चुके हैं। तो उन्हीं का उनका हम पहले परिचय पाठ देखते हैं, फिर हम चलेंगे सॉरी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना। तो कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद, ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इनका परिचय पाठ हम लोग परिचय पहले देख लेते हैं, फिर उनको बाद हम लोग कहानियाँ पे चलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिला बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। तो क्वेश्चन है कि पूछ देगा, बताइए भाई ये अपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था। तो कब हो जाएगा, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ दिख रहे हैं, 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। कहाँ में हुआ था, बिहार में तो हुआ ही था, लेकिन किस जिला में हुआ था, तो सारण जिला में। ठीक है, और गांव का नाम क्या है, जीरादेई, अर्थात जीरादेई नामक गांव सारण जिला में, और बिहार राज्य तो है। चलिए, उनके पिता महादेव सहाय फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे। उनके पिताजी का नाम क्या था बच्चों, बताना। महादेव सहाय, क्या है यहाँ पे दिख रहा है, महादेव सहाय। और वे जो थे फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे उनके पिताजी। वे पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे। उनके जो पिताजी थे क्या थे, पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे, पहलवान भी थे ना। तो विद्यार्थियों को तो इस समय से मतलब क्या कह सकते हैं, आदमी को तो थोड़ा अलग भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ऐसा नहीं खाली पढ़ाई ही, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पहलवानी हो गया, डांस हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें भी क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। चलिए, कह रहा है कि वे पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे। इन दोनों की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को भी दी थी। तो उनके पिताजी जो थे वो घुड़सवारी मतलब समझते हो, घोड़े की सवारी, इसे कर चलते हैं फुटक करके। तो घोड़े की सवारी हो ना, घुड़सवारी, घोड़ा भी चलाना एक कला होता है, सब कोई घोड़ा नहीं चला सकता है। ठीक है, तो वो भी सीखनी पड़ती है। तो क्या बोले कि वे अपने इन दोनों की शिक्षा जो है, दीक्षा अपने पुत्र को भी दी थी, को इनके पिताजी। कह रहा कि सबसे पहले उनका नामांकन छपरा के हाई स्कूल में हुआ, वहाँ वे 8वें दर्जे में रखे गए। समझ गया, तो सबसे पहले जो उनका नामांकन जो है छपरा के हाई स्कूल में हुआ था। पहले तो इधर उधर पढ़े होंगे 5वां 6वां जो भी है, उसके बाद जो है सबसे पहले स्कूल में उनका नामांकन जो है हाई स्कूल में हुआ था छपरा के, और वे 8वें दर्जे में रखे गए थे, यानी 8वीं क्लास में रखे गए थे। वार्षिक परीक्षा में वे प्रथम आए थे। जब वार्षिक परीक्षा हुई तो वो प्रथम आए थे। बहुत मेधावी छात्र थे, बहुत मेहनती छात्र थे। जब वार्षिक परीक्षा हुई तो वो प्रथम आए, यानी पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं कि स्कूल के प्राचार्य ने प्राप्त अंक से प्रसन्न होकर उन्हें दोहरी प्रोन्नति दी। स्कूल के प्राचार्य, स्कूल के मास्टर जी बहुत प्रसन्न हुए, बच्चा इतना अच्छा नंबर लाया है, इतना अच्छे आंसर लिखे हैं। तो उनको उनसे प्रसन्न होकर दोहरी प्रोन्नति दे दी, अर्थात 8वीं से डायरेक्ट 9वां में ना करके डायरेक्ट 10वां में कर दिया इनको।
लेकिन ये बहुत स्मार्ट थे, बहुत तेज़ थे। तो कह रहा है कि 1902 ईस्वी में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आए। तो अब तो है उन्होंने अपना 8वीं से डायरेक्ट 10वीं में चले गए, यानी मैट्रिक में चले गए। मैट्रिक बोलते हैं ना 10वां को। तो बोला कि जो 1902 ईस्वी में वे अब कलकत्ता विश्वविद्यालय के मैट्रिकुलेशन परीक्षा, मैट्रिकुलेशन मतलब मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम आए, पहला स्थान प्राप्त किया उन्होंने। उसके बाद आईए अर्थात इंटर में 8 लिए, फिर बीए में भी 8 लिए और बीएल प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया। बीएल मतलब लॉ के कोर्स में होता है, जो कि अपना वकील वाला जो कोर्स होता है बीएल, वो जो है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने बीएल किया, बीए भी किया और आईए भी किया, अर्थात इंटर में भी 8, बीए में भी 8। उसके बाद उन्होंने लॉ वाले अर्थात कानून वाली पढ़ाई की थी। तो कह रहा है कि 1911 ईस्वी में वे कोलकाता में वकील दल में शामिल हुए, चूँकि बीएल कोर्स किए हैं। दिख रहा है यहाँ पे ये जो बीएल कोर्स है, ये बीएल कोर्स किसके लिए है बच्चों? कानून की पढ़ाई के लिए, वकील की पढ़ाई के लिए। तो उन्होंने वकील की पढ़ाई की, तो उनके बाद वे वकील दल में शामिल हुए। तो पूछेगा कब वकील दल में शामिल हुए थे? तो 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में ये वकील के दल में शामिल हो गए। 1916 ईस्वी में जब पटना में एक अलग न्यायालय स्थापित हुआ, तब वे वकालत करने के लिए पटना चले गए। अभी तक तो ये जो है कलकत्ता में पढ़ रहे थे। जब इन्होंने सुना अरे भैया अपना तो राज्य में न्यायालय बन रहा है, कब न्यायालय मतलब वही कोर्ट ना, तो कोर्ट का जब देखा कि 1916 ईस्वी में, तो 1916 में जो है पटना में एक अलग न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो 1916 में जब न्यायालय बना तो इन्होंने कहा भैया अब तो बहुत हो गया, दूसरे राज्यों में रहे, अब अपने राज्य में जाकर के सेवा करते हैं। ठीक है, तो 1916 में जो है ये पटना आ गए, न्यायालय बनी थी, तो उनमें सोचा कुछ मिल जाए नौकरी वोकरी। तो राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन उत्कृष्ट रहा है, बहुत अच्छा रहा है। उत्कृष्ट मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा। तो उनका राजनीतिक जीवन अर्थात राजनीति में जो उनका जीवन है नेतागिरी करने में, वो बहुत ही अच्छा रहा है। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए तथा भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए, जो कि हमने पहले ही बता दिया था आपको ना, बता दिया था कि नहीं जी। तो पहले वो जो थे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। पूछेगा भैया बताओ कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष मतलब अस्थायी रूप से, अब उनका चेंज नहीं होगा बार बार। और अस्थायी अध्यक्ष मतलब कभी ये अध्यक्ष हो सकता है, कभी फिर दूसरे अध्यक्ष भी हो सकते हैं। तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और कह रहा है कि वे भारत गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे। तो राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, ये तो क्वेश्चन सबको मालूम होगा। पूछता भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सब बोल देते हैं, तो यही है हमारे प्यारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, आगे यहाँ आ गए हम लोग। राजा हो गया। कोलकाता में वे जब छात्र थे तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, बंग भंग आंदोलन। ठीक है, जब वो कोलकाता में एक छात्र थे तो उनके सामने एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जिसे हम लोग कहते हैं बंग भंग आंदोलन। ठीक है, तो बंग भंग आंदोलन कलकत्ता में शुरू हो गया, तो उनसे वो बहुत प्रभावित हुए। आंदोलन जब कोई भी घटना घटती है तो उनसे हम विद्यार्थी को, जो सोचने वाले विद्यार्थी होते हैं, जो तो लफंडर होते हैं, खाली घूमते रहना, उसका कोई तो काम रहता नहीं, तो वो तो भैया फिर वो तो कुछ करेंगे नहीं, वो कुछ सोचेंगे नहीं, वो तो अपना बस खाली काम निकालने में रहेंगे। लेकिन जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं, जो सोचने वाले होते हैं, उनको जो है कोई घटना घटती है देश में तो उनसे उन पर प्रभाव बहुत पड़ता है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं जब बंग भंग आंदोलन हुआ तो वे बहुत प्रभावित हुए। इसकी प्रतिक्रिया में देश में व्यापक उत्तेजना छा गई। ठीक है, वो बंग भंग आंदोलन से देश में व्यापक उत्तेजना, लोग उत्तेजित हो गए, गुस्सा हो रहे हैं, कहीं पे कोई आंदोलन कर रहा है, कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, तो ये उत्तेजना होती है।
क्या कि बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो उन्होंने बिहार टाइम्स के संपादक थे। बिहार टाइम्स किसका नाम है? अपना पेपर का नाम होगा, जैसे हम लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं ना, उसी तरह बिहार टाइम्स के संपादक थे महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा। इन दोनों के, ये दोनों भी बहुत महान थे, इन दोनों के सहायता से उन्होंने एक संगठन का स्थापना किए थे जिनका नाम था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। तो पूछ देगा भैया बताओ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे? तो हमारे प्यारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक बात समझा? तो हमारे प्यारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के स्थापना किए थे। किनकी सहायता से किए थे? तो अपने महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा। महेश नारायण कौन थे? ये थे बिहार टाइम्स के संपादक, अर्थात इनको लिखने वाले। बिहार टाइम्स में लिखी जाती है बातें कि नहीं, तो उनको लिखना, देखिए जो पेपर में छपी आती है उनको कोई ना कोई तो लिखता होगा, वही तो संपादक कहलाते हैं। बिल्कुल, वाह वाह, क्या बात है सर। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में हिंदू विद्वानों की संगति में आए। कोलकाता अच्छे लोग हैं तो अच्छे ही संगति में आएंगे, और लफंडर लोग लफंडर के संगति में ही आएगा ना, समझ गया? तो वही कह रहे हैं कि ये राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में हिंदी विद्वानों के संगति में आए। वो अच्छे थे, विद्वान थे, वो विद्वानों की संगति में ही आएंगे। ठीक है, और उनके सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। तो उनके सहयोग से बहुत जो हिंदी कवियों के, हिंदी विद्वानों के संगति में आए, तो सबके सहयोग से जो है कौन सी संगठन की स्थापना हुई बच्चों? अब जो है अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन, इनका स्थापना हुआ। सब मिल करके पूरा जोर शोर से एकदम तन मन से मेहनत करके इनका स्थापना किया। क्या कि उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन चलती रही, अर्थात आजीवन मतलब जीवन तक, यानी जीवन जब तक जीवित रहे तब तक वो लिखते रहे। लिखने का मतलब क्या? किताबें लिखते रहे, जो जो अच्छी अच्छी बातें उन्हें पता थी वो लिखे। बहुत सारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किताबें लिखी हैं। ठीक है बा, समझ में? तो उन्होंने जो है जब तक जीवित रहे लिखते रहे, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, राजनीति के बारे में, मानव के बारे में, बहुत चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखी है किताबें। तो 28 फरवरी 1963 ईस्वी में उनका निधन हो गया। समझ में क्या? तो वो जो है 28 फरवरी एक महान व्यक्ति का क्या हो चुका है? निधन हो गया था। कब? 28 फरवरी 1963 ईस्वी में उनका निधन हो गया। वो चल बस इस दुनिया से अलविदा कह दिया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यदि आपने ध्यान से देखा होगा तब। चलिए आगे क्या बोला? प्रस्तुत पाठ। अब ये जो पाठ है भैया, ये क्या पाठ है? तो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। नालंदा, तो नालंदा के बारे में, नालंदा का नाम आप सुने होंगे ना, जरूर सुने होंगे। तो नालंदा भारत का पुरातन विद्यापीठ, यानी भारत का सबसे प्राचीन विद्यापीठ, मतलब एक तरह का पाठशाला कह दो, जहाँ पर पढ़ाई होती है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा विद्यालय था, समझ में आया? गुरुकुल था, जहाँ पे बहुत दूर दूर से देश विदेश के लोग आकर के पढ़ते थे। उन्हीं के बारे में कि वह जो है पहले इतना महान था हमारा पाठशाला, अब उनको सब लोगों ने किस तरह से जर्जर बना दिया है। कुछ दुश्मनों ने उस पर हमला कर करके किस तरह से जर्जर बनाया, इसकी कहानी। और हम ये भी जानेंगे कि ये इतना बड़ा, इतना प्रसिद्ध विद्यापीठ बना कैसे, उसकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई कैसे, किन किन लोगों ने मदद किया इसमें, और उसकी हालत खराब हो गई कैसे। और ये भी पढ़ेंगे वहाँ पर हमारे प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ाए जाते थे। क्या यही सब पढ़ाए जाते थे? ये अंग्रेजी, विज्ञान, ये 11 पे कहीं यही सब क्या इसके अलावा और भी कोई शिक्षा दी जाती थी? तो जी हाँ बच्चों, हम इस क्लास में यही सीखेंगे। ठीक है, मतलब यही जानेंगे। बहुत ही क्या मज़ेदार यह जो है पाठ रहने वाला है। आप लोग बने रहिए अंत तक, फिर बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए क्या कह रहे हैं कि हमारे इतिहास की एक गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। यह भारत का जो
क्या कहते हैं, पुरातन विद्यापीठ नालंदा है, ये हमारे भारत के गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। जब भी कोई इसके बारे में पढ़ता है तो एक तरह गर्व महसूस होता है कि वाह, किसी दिन हमारा भी देश इतना महान थे। अभी भी तो महान है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो बात है वो इतना मतलब महान था कि पूरा दूसरे देश के लोग आकर के यहाँ पे पढ़ते थे। इतने बड़ी चर्चाएं होती थी उनकी, इतनी बड़ी प्रसिद्धि थी उनकी। ठीक है, कि जो यह पाठ तात्कालीन शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करता है जिसमें हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप दिखलाई पड़ती है। यह जो है ये भी बताती है कि आज की शिक्षा पद्धति किस तरह की है और पहले की शिक्षा पद्धति किस तरह की थी। तो इस पाठ में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। ठीक है, तो यह जो है हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति एवं विद्या केंद्रों के बारे में बताने वाले हैं कि पहले हमारे विद्या केंद्र अर्थात स्कूल विद्यालय कैसे हुआ करते थे और सबसे प्राचीन भारतीय शिक्षा यानी प्राचीन में भारत की शिक्षा पद्धति किस तरह की थी। तो ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं अपने पाठ की ओर। हमारा परिचय पाठ खत्म हो चुका है। अपने नज़रों को जमाए रखिए, अपने कान को खोल के रखिए, अपनी आँखों को तो ज़रूर खोल के रखिएगा और ध्यान तो भैया इसी खूबसूरत चेहरे पे और यहाँ बनाए रखिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो टन लीजिए, आ गया हमारा चैप्टर। कितनी अच्छी लिखावट है मेरी, ना मेरी नहीं है, मतलब किताब की। ठीक है, क्या बोला, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। जी हाँ, भारत मतलब क्या होता है, भारत का मतलब का, पुरातन मतलब सबसे पुराना, पुरातन मतलब पुराना, बहुत पुराना, विद्यापीठ मतलब पाठशाला, स्कूल कह सकते हैं। तो भारत का पुराना विद्यापीठ स्कूल क्या है, कहाँ पे है वो बच्चा, नालंदा। कभी समय मिले तो कभी घूमने जाओ तो नालंदा जाओ घूमने। ठीक है, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे देख करके। आप देखोगे बड़ी बड़ी इमारतें, अभी तो खंडर बन चुकी है, लेकिन कभी देखो एहसास होगा जब ये चैप्टर पढ़ोगे, उतनी सारी बातें जो बताया गया नालंदा के बारे में, फिर वहाँ पे जाओगे तो अलग ही अनुभव होगा आपको। ठीक है, कह रहा है कि नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है। यह नालंदा बहुत ही आकर्षक नाम है। कोई भी सुने नालंदा, पहले सुनता था वाह, एक तरह का अजब सा फीलिंग होता था ना, वाह कितनी अच्छी पढ़ाई, काश हम भी नालंदा विद्यालय में पढ़ते। तो ये लोगों के मन में होता था, जिनके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित फूल पुष्प खिले हैं, अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी उनके साथ जुड़े हुए थे। कह रहे भैया यहाँ पर इनके चारों ओर केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प नहीं खिले हैं, अर्थात खाली यहाँ पे भारत के लोग ही ज्ञानवान नहीं बने हैं पढ़ कर, बल्कि ये तो किसी समय जो है एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग, हम किस महादेश में रहते हैं बच्चा, एशिया महादेश। तो एशिया महादेश के जो बड़ा भूभाग है, सबसे बड़ा भूभाग है एशिया महादेश, उनके विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके इतना बड़ा एशिया महादेश है, अर्थात भारत के सिवा किसी और देश के भी लोग का विद्या संबंधी सूत्र, अर्थात लोग जो है वहाँ से आकर के यहाँ पे पढ़ करके ज्ञान प्राप्त किए हैं। ठीक है, समझ में क्या, यहाँ से भारत के ही लोग नहीं पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि बोल गया भैया ये तो भारत का स्कूल है, यहाँ पे सिर्फ भारत का बच्चा पढ़ेगा ना। ज्ञान के मामले में हमारा देश इतना महान था कि कोई भेदभाव नहीं, जिस तरह अपना बच्चा उसी तरह दूसरा का बच्चा भी। तो ये बात थी इस विद्यालय में। ठीक है, ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। बताए थे अभी तो, ज्ञान के क्षेत्र में तो भैया ना देश देखा जाता है ना जाति देखा जाता है। ऐसा थोड़ी बोले कोई है तो पढ़ाएंगे, पासवान है तो नहीं पढ़ाएंगे, ना, हम भैया सबको पढ़ाएंगे। ठीक है, चाहे कोई हो, चाहे पासवान हो, चाहे दुसाध हो, चाहे मुसलमान, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कुछ भी हो, सब पढ़ेंगे एक साथ। शिक्षा के क्षेत्र में सब बराबर है, ना तो देश देखा जाता है ना ही जाति देखा जाता है।
कह रहा है नालंदा इसका उज्जवल दृष्टांत है। उज्जवल, सबसे उज्जवल प्रसिद्ध दृष्टांत देखने की चीज़ है। नालंदा जो है सबसे, इसका सबसे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, अच्छा उदाहरण है, अच्छा उज्जवल दृष्टांत है। जाकर के नालंदा देखिए, जाके मतलब नालंदा के बारे में पढ़िए। वहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं होता था। सब देश के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी रंग रूप, सब एक साथ मिलकर के पढ़ते थे। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। नालंदा की वाणी अर्थात नालंदा बोलता था हे हे ऐसे करके, नहीं बच्चों, नालंदा की प्रसिद्धि इतनी थी, नालंदा विश्वविद्यालय अर्थात नालंदा में जो विद्यालय थी वो इतनी प्रसिद्धि थी उनकी। अभी मान लो कि कोई कोचिंग, मान लो जो बढ़िया नंबर लाएगा तो उसका अरे उस कोचिंग का चर्चा तो वहाँ भी होता है, इतनी प्रसिद्ध है कोचिंग। उसी तरह का अपना नालंदा विश्वविद्यालय जो है इतना महान थी, उनकी प्रसिद्धि तो पर्वत के उस पार तक, पर्वत और समुद्र के उस पार तक फैल गई थी। ठीक, इतनी मतलब उनकी चर्चाएं पर्वत के उस पार भी होती थी, समुद्र के उस पार भी होती थी। लगभग 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। चैतन्य मतलब हृदय से संबंधित केंद्र, आदमी को ज्ञान देने वाला केंद्र। तो लगभग 600 वर्षों तक, 1-2 बरस नहीं, 600 बरस तक जो है नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। एशिया महादेश के और भी बहुत सारे देश के लोग यहाँ पर के आकर के पढ़ता रहा लगभग 600 साल तक। मगध की प्राचीन राजधानी वैभार 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिव्रज या राजगिरी नामक स्थान में थी। तो मगध की प्राचीन राजधानी यानी पुरानी राजधानी जो थी, क्या नाम था, वैभार। तो पूछेगा बताइए मगध की पुरानी राजधानी का नाम क्या है, वैभार, जो कि 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई है, यानी 5 पर्वतों के बीच में बसी हुई है, गिरिव्रज या राजगिरी नामक स्थान में थी। तो ये जो वैभार था किस स्थान में था, तो गिरिव्रज या राजगिरी नामक स्थान में था वैभार। कह रहा वर्तमान नालंदा उसी राजगिरी के तप्त कुंड से 7 मील उत्तर की ओर है। वर्तमान का जो नालंदा है उसी राजगिरी, जिस राजगिरी में वैभार था, उसी वैभार मतलब जगह का नाम है, ठीक है, उसी नालंदा, उसी राजगिरी के तप्त कुंड से, वहाँ पे राजगिरी में एक तप्त कुंड है, वहाँ से 7 मील उत्तर की ओर नालंदा है। तो पूछेगा नालंदा कहाँ पे है, तो बोलेंगे नालंदा जो है मगध की प्राचीन राजधानी वैभार जो है जिस राजगिरी में है, राजगिरी या गिरिव्रज में, उसी राजगिरी के तप्त कुंड से 7 मील उत्तर की ओर, कितना मील, 7 मील उत्तर की ओर कौन है भैया, अपना नालंदा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि जो नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक जाता है। मतलब जब महात्मा बुद्ध और महावीर ये सब जन्म लिए थे तभी से जो है नालंदा का इतिहास माना जाता है, अर्थात उसी के समय जो है नालंदा की स्थापना हुई थी। किसके समय, महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर के समय। चलिए आगे हम लोग कर लेते हैं इसको। चलिए आगे कह रहा है कि नालंदा का प्राय हो गया। कहते हैं बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रवारिकों का आम्र वन था। कहते हैं कि नालंदा जो है गांव में प्रवारिकों का क्या था, आम्र वन था, अर्थात बसेरा था। किसका बसेरा था, एक मिनट, प्रवारिकों का, यहाँ पे पौधे का बताइए, प्रवारिकों का बसेरा कौन था। और प्रवारिक मतलब क्या होता है, उत्तरीय वस्त्र, अर्थात उत्तर भारत, जो यहाँ पे जो भारत के या कह सकते हैं दुनिया के उत्तर वाले भाग में जो वस्त्र बनते हैं उनका क्या था, बसेरा था। एक कह सकते हैं कि वस्त्रों का बसेरा। प्रवारिकों मतलब क्या होगा, वस्त्र, बहुत सारे जो कपड़े होते हैं। और आम्रवन मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह का बसेरा। तो समझ गया। तो यहाँ पे
नालंदा में जो था पारिवारिकों का आम्रवन था, यानी कपड़ों का एक तरह का फैक्ट्री था कह सकते हैं, या कपड़ों का गोदाम था। ठीक है, पारिवारिक मतलब हो जाता है, देख लेना हिंदी के जो शब्दार्थ रहते हैं दिए गए लास्ट में, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो पारिवारिक मतलब क्या हो जाता है, उत्तरीय वस्त्र या कोई लबादा चोंगा, यानी वस्त्र कह सकते हैं, कपड़ा। तो यहाँ पे नालंदा जो कपड़ा का एक तरह का गोदाम था यहाँ पे। और उसके बाद कह रहा है जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। जैन ग्रंथ में ये बात लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि अपना कल नालंदा में जो है दो नाम आ रहे हैं यहाँ पे, एक महात्मा महावीर जी हैं और आचार्य मेखलीपुत्र गोसाल, इन दोनों की भेंट हुई थी। कहाँ पे, नालंदा में। क्वेश्चन पूछेगा बच्चों बताओ महावीर जी और आचार्य मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट कहाँ हुई थी, तो हम आंसर में क्या बोलेंगे सर, नालंदा। ओहो बहुत मज़ा आया। चलिए आगे बोला, उस समय यह राजगिरी का उपग्राम या वाहरिक स्थान समझा जाता था। तो उस समय जो है यह जो अपना नालंदा है राजगिरी का उपग्राम समझा जाता था, ग्राम नहीं उपग्राम या बाहरिक स्थान, यानी बाहर वाला क्षेत्र, इसके अंदर नहीं बाहर वाला क्षेत्र समझा जाता था नालंदा को। ठीक है, जहां महावीर ने कह रहा कि जहाँ जो है महावीर ने 14 वर्षावास व्यतीत किए। तो नालंदा में कितने वर्ष रहे थे महावीर, 14 वर्ष, 1-2 दिन नहीं 14 वर्ष। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। सूत्रकृतांक के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक लेप ने धन धान्य शैया आसन रथ सुवर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया। सूत्रकृतांक किताब नाम है, किताब का नाम है, उसके अनुसार जो है उसमें लिखा गया है कि नालंदा का एक धनी नागरिक था लेप। क्वेश्चन पूछेगा बताइए नालंदा का धनी नागरिक कौन था जो भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए, तो क्या होगा, लेप। उन्होंने भगवान बुद्ध जब आ रहे थे नालंदा तो उनको धन्य धान, बहुत सारे धन से, शैया से, सोने वाली चीज़ों से, उसके बाद जो है रथ स्वर्ण आसन, ये सब से खूब स्वागत किया उनका, और उनका क्या बन गया, शिष्य बन गया। कौन, नागरिक लेप। किनका शिष्य बन गया, भगवान महात्मा बुद्ध का। ठीक है, आशा करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कितनी बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी, तो हम क्या करते हैं इतना पे ही ख़त्म करते हैं। फिर हम लोग चलेंगे, चूँकि आधा घंटा होने वाला है, तो हम लोग इसके बाद जो कहानियाँ हैं अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। इसी बात से हम क्या करते हैं, आपके अलविदा कह रहे हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी खूबसूरत चेहरे के साथ।